बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, तकरीबन कोरोना वायरस से मुतासर होने के 28 दिन बाद आज अल्लाह के फजल करम से मैं इस काबिल हूं कि आपके साथ मुखातिब हो सकूं, आपसे बात कर सकूं, प्रोग्राम कर सकूं, अपनी हालत के बारे में जो कोरोना के दौरान मेरे ऊपर गुजरी उस हवाले से आपसे अपना तजर्बा शेयर कर सकूं। कोरोना से फारिग होने के बाद, यानी कि उससे सेहतयाब होने के बाद जब 2 मेरे नेगेटिव टेस्ट आ गए, 28 दिन तक मैं एक तरह के लॉकडाउन में रहा, अपने घर के कमरे में महसूर रहा, अपने घर के कमरे में बंद रहा, कि जब ऐसा महसूस होता था कि ज़िंदगी की डोर अब टूटी कि कब टूटी। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज आपसे बात भी कर रहा हूँ, तजर्बा शेयर करने का मौका भी मिला है, और इसके साथ साथ कुछ माहिर डॉक्टर से आपके सवालात के वो सारे जवाब कि जो किसी माहिर डॉक्टर को देने चाहिए वो भी आपके सामने पेश करने की आज कोशिश करूंगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ एक माहिर अमराज खून होंगे, उनसे बहुत सारे सवालात जो आप टेस्ट के हवाले से करते हैं, खून के अमराज के हवाले से करते हैं, ख़ास तौर पर एक मामला जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ पाकिस्तान में, पैसिव इम्यूनाइजेशन का, उस हवाले से क्या कामयाबियाँ हासिल हुई, मरीज़ कितनी देर में ठीक हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्या कोरोना का जोर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इटली और अमेरिका के बाद पाकिस्तान में जो जोर है वो कमज़ोर पड़ गया है, उस हवाले से डॉक्टर क्या राय देते हैं उस पर ही बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो मेरे साथ 28 दिन गुजरी, मेरे ऊपर गुजरी, उस सारे का तजर्बा आपसे शेयर करूंगा। पहले डॉक्टर साकिब अंसारी से बात करते हैं जो माहिर अमराज खून है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अंसारी, आपका, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, एक पैसिव इम्यूनाइजेशन का एक बड़ा शोर मचा था, खासतौर पर आपने भी, जो पाकिस्तान में कोरोना के पहले पेशेंट थे याया जाफरी, उनका जो है वो प्लाज्मा सेव किया था और ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान में अब जो कोरोना के मरीज हैं वो जब सेहतयाब हो जाएं तो प्लाज्मा डोनेट करें, और प्लाज्मा लगाने से जो है वो लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन जिना हॉस्पिटल कराची के अंदर हमने देखा कि जो मरीज थे उनमें से 2-4 ही सर्वाइव कर सके, बाकी सारे जो है वो सर्वाइव नहीं कर सके, अल्लाह का हुक्म था, उनकी जिंदगी नहीं रही। इसी तरीके से अगर हैदराबाद की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में 7 मरीजों को प्लाज्मा लगाया गया, जिसमें से सिर्फ 2 बच सके। तो क्या वो सारा मंसूबा जो था वो नाकाम हो गया है? अब प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपको अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम पे नज़र डालनी पड़ेगी। इस तरह की कोई भी थेरेपी जब की जाती है तो इंटेंसिव केयर यूनिट में की जाती है, और एक डॉक्टर जिसकी स्पेशलिटी इंटेंसिवनिस्ट होती है, जो इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज होता है, और जो वेंटिलेटर के पेशेंट्स को और इंटेंसिव केयर यूनिट के पेशेंट्स के लिए डिसीजंस लेता है कि किस पेशेंट के ऊपर कौन सी दवा किस वक्त इस्तेमाल करनी है। पहला पॉइंट तो ये है कि इन इदारों में भी और दीगर इदारों में भी मुल्क भर में हमारे पास इंटेंसिवनेस की शदीद कमी है। दूसरी बात, ये जो थेरेपीज़ होती हैं, प्लाज्मा थेरेपी हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, ये तमाम दवाइयों को आपने देखा कि किनका आया कि इस्तेमाल होनी है कि नहीं होनी। जब कोई नई बीमारी होती है तो तजुर्बाती तौर पे इस्तेमाल हो रही होती हैं, और इसीलिए इनको रिसर्च मेडिसिन कहा जाता है, और इनके कितने फ़ायदे हैं और कितने नहीं हैं ये वक्त के साथ पता चलता है। डाटा अभी कम है, और जो डाटा आप बता रहे हैं, इस डाटा को भी अगर देखें तो अगर किसी कंडीशन में 100% एक्सपायरी से कम करके आप 70% पे ले आते हैं, और 100% मोर्टेलिटी के बजाय 30% सर्वाइवल आप उसमें दे देते हैं, तो ये भी एक कामयाबी कहलाती है। मगर नहीं डॉक्टर साहब, ये हम कैसे कह सकते हैं कि जो सर्वाइवल हुआ है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन की वजह से हुआ है? हो सकता है कि मरीज को अल्लाह ने वैसे जिंदगी देनी और वैसे के साथ साथ जो उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा हो, या वायरस का एक जो ड्यूरेशन है वो पूरा हो गया, इसलिए मरीज बच गया हो। किस हद तक आप कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा लगाया था उससे ही जिंदगी बची है? देखिए, आपका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है, और बहुत साइंसी बात की आपने कि हम ये साबित नहीं कर सकते कि 2 पेशेंट जो सर्वाइव कर रहे हैं 5 में से, या नहीं कर रहे, उसकी प्लाज्मा से ठीक होना उसकी वजह है या नहीं है। ये तो जब बड़ा डाटा होता है और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में कोई चीज़ ट्राई की जाती है तो साबित की जाती है। अगर किस्सा मुख्तसर करें तो वो यूँ है कि 2 पॉइंट्स इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। पहला तो ये कि अमेरिका में इसका अच्छे रिजल्ट्स क्यों आ रहे थे। मेथोडिस्ट जैसे हॉस्पिटल में हमारे पाकिस्तान नज़ार डॉक्टर ही ये स्टडीज़ कर रहे थे कि 20 में से 14 सही हो गए और 15 सही हो गए। तो क्या उसमें प्लाज्मा का कमाल था, या उनके बहुत अच्छे इंटेंसिव केयर यूनिट, बहुत अच्छी इंटेंसिवनिस्ट केयर का, अच्छे आईसीयू के सेटअप का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, और फर्दर जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी उसका कमाल था? ये वक्त के साथ, रिसर्च के साथ साबित होगा। और पाकिस्तान में अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो कौन है जो डिसीजन ले रहा है? जहाँ से प्लाज्मा मिल रहा है वहाँ आईसीयू नहीं है, जहाँ आईसीयू है वहाँ प्लाज्मा नहीं मिल रहा।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा और एक मसला है, आपकी एक स्टोरी भी छपी है, आपसे मेरी मुराद ये है कि दी न्यूज़ में छपी है, हमारे दोस्त हैं वकार भट्टी, उनकी स्टोरी है जिसमें आपका ओपिनियन भी मौजूद है। उसमें भी जो है ना ओपिनियन के अंदर डिफरेंस है। डॉक्टर सईद अख्तर ये कहते हैं, जो स्टोरी स्क्रीन पर भी नाज़रीन देख पा रहे होंगे, ये दी न्यूज़ की स्टोरी है, इसमें जो है वो डिफरेंट ओपिनियन है। मतलब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है उनका इम्यून सिस्टम भी दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन जो असल मुद्दा था वो ये था कि इटली में भी और दुनिया भर में अब माहिरीन ये बता रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक रिपोर्ट है कि जिसमें ये हवाला दिया गया है कि पाकिस्तान में जो कोरोना का एक स्ट्रेन है, यानी जो उसकी कुव्वत है कोरोना वायरस की, वो अब कम हो रही है। इटली में भी लोग कह रहे हैं कि कम हो रही है, इस वजह से जो है वो लोग कम बीमार हो रहे हैं, बीमारी की शिद्दत उस तरह की नहीं है। और यहाँ पर बशमूल मेरी बीमारी के जिन लोगों से मैं राब्ते में हूं, तो मेरे ख्याल में ना सीवियर थे ना मॉडरेट थे, बल्कि माइल्ड सिम्टम्स के साथ हम लोग बीमार हुए थे। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में इम्यूनिटी मजबूत है, वायरस का लोड कम हो रहा है, या क्या मामला है? जो स्ट्रेन पाकिस्तान में देखे गए 3 स्टडीज में, वो चाइना से डिफरेंट है। तो चाइना से डिफरेंट का मतलब ये हुआ कि मोस्ट लाइकली वो है जो यूरोप वाला स्ट्रेन है, और इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि वो फर्द जो कि पाकिस्तान आता है, अपनी इस क्लास पे जाता है, अपने घर के वालों के साथ रहता है, और जब उन सबको चेक किया जाता है तो किसी को भी इन्फेक्शन नहीं लगाता वो आदमी। जबकि इटली में एक आदमी एक पार्टी में जाता है, 18 के 18 लोगों को इन्फेक्शन लगा देता है। तो इससे साबित यह हो रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद स्ट्रेन की स्प्रेड होने की जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो भी उतनी फास्ट नहीं है जो इटली में है, और जिसकी वजह एक ये हो सकती है कि वो स्ट्रेन वीक है जेनेटिकली। दूसरी वजह ये हो सकती है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद जब सेकेंडरी ट्रांसमिशन और टर्शरी ट्रांसमिशन में जा रहा है तो वायरल लोड कम हो रहा है और उसकी इन्फेक्टिविटी कम होती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को कोरोना हो गया, बशमूल मेरे, मैं भी ये बार बार सर्च कर रहा हूं, मेरे पास एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है जो मैंने प्रोग्राम से पहले आपके साथ शेयर भी किया था, कि जिसमें कोरिया की उन्होंने मिसाल दी है कि कोरिया में जिन लोगों को कोरोना एक मरतबा हो गया, उसके बाद दोबारा कुछ अरसे बाद जब चेक किया तो उनमें कोरोना वायरस मौजूद था, पॉजिटिव था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस मौजूद होने के बावजूद उन लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, ना वो फैलाने का बाइस बन रहे थे, जिससे नतीजा यह अखज़ किया जा रहा है कि जिसको एक मरतबा कोरोना हो गया वो अब कोरोना इम्यून हो जाएगा। तो किसी वायरस का, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा के जो वायरसेस हैं वो हर साल आते हैं, मुख्तलिफ शेप के साथ आते हैं। तो थोड़ा सा वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वायरस स्ट्रक्चर कैसे तब्दील करता है कि ये दोबारा हो जाता है। और बहुत सारे वायरसेस हम ऐसे देखते हैं कि जो हमें एक दफा होते हैं और फिर जिंदगी में दोबारा नहीं होते। और कोरोना की अब तक की जो पूरी एक साख्त है और एक अब तक का पूरा वार है, उसके नतीजे में आप क्या समझते हैं कि मैं और मेरे जैसे जो लोग सेहतयाब हो गए, क्या अब वो कोरोना से महफूज हैं? अगर महफूज है तो कितने अरसे के लिए हो सकते हैं? जी देखिए, मलेशिया में और कुछ कोरिया में कुछ जगहों पे ये दोनों चीज़ें देखी गई हैं। मलेशिया से एक आर्टिकल आया था जिसमें दिखाया था कि जी एक बार कोरोना नेगेटिव हो गया, फिर दोबारा पॉजिटिव हो गया। मगर आप जिसकी बात कर रहे हैं कि कोरिया वाली स्टडी की और कोरिया वाले आर्टिकल की, कि जिसमें दिखाया गया है कि जी ऑल्दो के वो उसके एंटीजन तो मौजूद हैं, उसके टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहे हैं, मगर वो इन्फेक्शस नहीं है। हमें जब वायरोलॉजी की डिटेल में जाते हैं तो हमें चीज़ें दोनों तरह के बिहेवियर्स बैक्टीरियाज के वायरसेस के नज़र आते हैं। और उसमें एक वो वायरसेस हैं जैसे चिकन पॉक्स है, बचपन में मुझको आपको हो जाती है, मिज़ल्स मुझको आपको बचपन में हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और हमें वो इन्फेक्शंस दोबारा नहीं होते। जबकि आपने खुद ही फरमाया कि रोटा वायरस है जो डायरिया करता है, या इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इन्फेक्शन करता है, तो इनके वो स्ट्रेन्स हैं कि जो कि रिपीटेडली इन्फेक्शन करते हैं। जो साइंस में, जो वायरोलॉजी में इसके ऊपर डिस्कशंस आ रहे होते हैं, जो चीज़ें साइंसी तौर पे नज़र आ रही होती है कि जब वायरस अपनी स्ट्रेन की शेप चेंज कर रहा होता है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है कि वो रिपीटेड इन्फेक्शन कर सकता है। और उसके मुकाबले में वो वायरसेस जो कि स्टेबल होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप देखिए अभी तक हम हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन नहीं ला पाए, हम HIV की वैक्सीनेशन नहीं ला पाए। तो ये वो हैं कि जिनके मुख्तलिफ स्ट्रेन हैं मुख्तलिफ इलाकों में, कि अगर एक इलाके में एक स्ट्रेन के अगेंस्ट आप कोई इसकी वैक्सीन लाते भी हैं तो दूसरा स्ट्रेन इन्फेक्शन कर देता है। तो ये वो लिमिटेशन है मेडिकल साइंस की, जिसको मेडिकल साइंस अभी काबू में करने के और समझने से कासिर है, और जिसमें तहकीक भी जारी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी ओवरकम कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका पाकिस्तान में बिहेवियर आप क्या देख रहे हैं? जो रिसर्च आपके पास आ रही है, लोग आपके पास आ रहे हैं, पाकिस्तान में इस वायरस का अब तक का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है? नहीं देखिए, मामला तो लॉन्ग टर्म है, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। मगर जो अच्छी बात है कि अगर हमने एक 2000 टेस्ट अब तक किए तो तकरीबन लगभग 200 पॉजिटिव आए और ऑलमोस्ट 100% रिकवरी है।
अब उसमें हमारी बायसनेस ये है या उसमें हमारा लिमिटेशन ये है कि आधे से ज़्यादा वो मरीज़ हैं कि जो कि अपने ऑफिस और अपने सोशल कंडीशंस की वजह से उनको कराना पड़ा, वो बीमार नहीं थे। मगर वो आधे मरीज़ जो बीमार भी थे, जिनको बुखार भी था, गला भी ख़राब था, सर्दी भी लग रही थी, जिस्म में भी दर्द हो रहा था, वो भी तकरीबन तमाम मरीज़ रिकवर कर गए। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर है। पाकिस्तान में जो भी स्ट्रेन है और जो भी रीज़न है इसको हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। और अभी तक छोटा डाटा है, 2000 का डाटा, इतनी बड़ी बीमारी में कोई ज़्यादा डाटा नहीं होता। और जिसमें से 200 पॉजिटिव आए, उन 200 में से तकरीबन सबका रिकवर कर जाना, ये एक अच्छी अलामत है हमारी सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। मगर इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, शुगर, हमारे आम माशरे में लोग, अभी मेरे पास एक बच्चे के बाप आए, उनके पैर में ज़ख़म था, मैंने कहा शुगर कहाँ है, चेक तो कभी नहीं की, चेक कराई तो 400 शुगर है उसकी। तो आप ऑलरेडी इतना ब्लड प्रेशर और शुगर लेके, नौजवान आदमी 35 साल का, ऑलरेडी आप इतनी बीमारियां लेके फिर रहे होते हैं, फिर इल्ज़ाम उस वायरस पे चला जाता है जो आपको हुआ था। और अगर आप इस वक्त चलते हुए 100 लोगों को स्क्रीन करें तो कोई आधे पाकिस्तान में लोग ऐसे होंगे कि जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी बीमारी होगी कि जो उन्होंने कभी चेक कराने की जहमत नहीं की। चलें डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं तो फिर डॉक्टर साकिब अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज खून हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इम्यूनिटी जो है वो इसमें क्या किरदार अदा करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान में सारा मामला है वायरस का, इस वायरस के मामले ने जो एक नफ्सियाती असर लोगों की ज़िंदगी पर डाला है, उससे बचने के लिए किस तरीके से अपने आप को महफूज रखने के लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साकिब अंसारी हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं ब्रेक। मैंने आपसे दोबारा पूछा कुछ मजीद दोस्तों के लिए 10, 15, 20 दिन बाद, तो आपने हाइड्रोक्लोरोक्विन के इस्तेमाल से थोड़ा सा जो है वो इज्तनाब किया है। तो ये आखिर तजर्बा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या ये तजर्बा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ या पूरी दुनिया के अंदर इसके हवाले से अब कोई ममनू इसको करार दिया जा रहा है? नहीं, देखिए पूरी दुनिया में ही, मैंने आपसे जिस भी अर्ज़ की कि जब कोई नई बीमारी होती है, इस बीमारी की उम्र कुल 5 से 6 महीने है और पूरी दुनिया इसके बारे में मालूमात जमा कर रही है और उस पर काम कर रही है। शुरू में हमारी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि साइंसी तहकीकी इदारे जिस तरह FDA है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते जैसे कि वेस्ट में करते हैं। तो हमें फिर वेस्ट की तरफ देखना पड़ता है अपने काम और अपनी गाइडलाइंस के लिए। और WHO तो जाहिर है वो एक मुस्तनद इदारा है, उसी की तरफ दुनिया भर में देखा जाता है। तो WHO की गाइडलाइंस और FDA की गाइडलाइंस के हिसाब से जो रिजल्ट और जो डाटा आ रहा था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज़ किया जा रहा था। मगर हाल ही में WHO की एक नई गाइडलाइन आई है जिसमें उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को विड्रॉ किया है और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे अब मज़ीद कोरोना के ज़्यादातर पेशेंट्स में उनकी गाइडलाइन के साथ। चुनांचे अब हम भी इस दवा को इज्तनाब कर रहे हैं और इस दवा को फ़िलहाल हम फर्स्ट लाइन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहे अनटिल अनलेस के कोई ख़ास इंडिकेशन, जिसको हम कहते हैं फिजिशियन डिस्क्रिशन के ऊपर, के कोई फिजिशियन खुद कोई फैसला करे और देना चाहे तो दे सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक आपने मुझे दी थी जो एजोमाइथ्रिसिन है। इस एंटीबायोटिक देने की क्या वजह होती है कि जब ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक देने की क्या ज़रूरत है? देखिए, और भी वायरसेस ऐसे हैं दुनिया में कि जिनके लिए कभी कभार एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। और एजिथ्रोमाइसिन, अभी भी एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन इंग्लैंड में और अमेरिका में इस्तेमाल हो रही है। और अगेन जो एक जिसको जेन्युइन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और साइंसी तहकीक की बुनियाद पे कहा जाता है, वो अब तक जमा नहीं हो सका है इसके ऊपर। और मगर जो इशारे मिल रहे हैं, शुरू में दवा देके जो मरीजों की रिकवरी हो रही है, जो निस्बतन पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा साइंसी बुनियाद पे हो रहा है और उस डाटा को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, जिसको हम रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी कहते हैं कि एक मरीज़ को देना है, एक को नहीं देना है। तो लाइन से आपने 200 मरीज़ को या 2000 मरीज़ों को दिया, 1000 को दवा दी, 1000 को नहीं दिया, और फिर आउटकम को हमने कंपेयर किया कि जिनको नहीं दी उन्होंने भी तो ठीक होना ही था, वो ठीक हो गए। और ये आपने जो सवाल रेस किया था उसका जवाब ये है कि उन मरीज़ों में इसके इनिशियल स्टडीज़ में, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में फ़ायदे देखे जा रहे हैं। ऑल्दो अभी तक हमारे पास कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पब्लिश नहीं आया है। कुछ मेडिकली जब पेशेंट सिक होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, तो आप उसको बिल्कुल ही 100% छोड़ भी नहीं सकते कि वायरस अपने टाइम पे जाएगा तभी ये ठीक होगा। आपको उसको सपोर्टिव केयर भी देनी पड़ती है और इस तरह की तजुर्बाती दवाइयाँ भी दे के इस्तेमाल करके देखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख्याल ये हो रहा है कि जो कोरोना है वो आपके जो बीमारी ऑलरेडी मौजूद है उसको बूस्ट कर देता है, इसमें कोई सदाकत है?
जी बिल्कुल, जब भी आपको एग्जिस्टिंग किसी भी बीमारी के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो वायरल इन्फेक्शन आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और और जो दूसरी बीमारियां होती हैं वो फ्लेयर अप हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल कभी भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको होगा तो दीगर बीमारियों के बढ़ने के चांसेस होते हैं उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम की मजबूती के हवाले से बताएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमारे पास तो दो ही किस्म की फौजें हैं, एक इम्यून सिस्टम हमारे पास है और दूसरा हमारे पास खुद एतमादी है। खुद एतमादी के साथ साथ हमें जो है वो पैनिक से और हमें जो है वो एंजाइटी से महफूज रहना है, तो ये बीमारी जो है वो शायद हमें इतना नुकसान ना पहुंचाए। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए और पैनिक और एंजाइटी से बचने के लिए क्या तजवीज़ करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप अपने 24 घंटे के स्केड्यूल, जो टाइम टेबल, जो दिन गुजारने का तरीका है, उसको दुरुस्त करा जाए। मैंने अपनी प्रैक्टिस में 25 साल में चीज़ बहुत देखी है कि वो लोग जो रातों को ड्यूटियाँ करते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं और दिन में फिर वो ऑड टाइमिंग्स पे काम करते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त, उनकी सेहत में और उनके सेहत में जो रात को मुनासिब टाइम पे सो के सुबह मुनासिब टाइम पे उठ के एक नींद पूरी करते हैं और उसके बाद ज़िंदगी का सफ़र जारी करते हैं, बहुत फ़र्क होता है। उनकी सेहतों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट से मतलब ये कि आपके खाने में फल भी शामिल हो, आपके खाने में सब्जियां भी शामिल हो और आपके खाने में गोश्त भी शामिल हो। यहाँ पे गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए कि कुछ कार्डियक पेशेंट्स हैं, कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर्स गाय बकरे का गोश्त मना कर देते हैं। चुनाचा डॉक्टर्स आम आवाम में एक फैशन पड़ गया है कि जी मुर्गी खानी है और गाय बकरा नहीं खाना, लाल गोश्त नहीं खाना, जबकि बात उल्टी है। जितना आप गाय और बकरे के गोश्त का इस्तेमाल रखेंगे उतनी आपकी ताकत और क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होगी। चुनांचे आपकी खुराक में फलों का होना, आपकी खुराक में गोश्त का होना और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है सोने और जागने की टाइमिंग्स का मुनासिब होना और फिर एक मुनासिब अंदाज में एक्सरसाइज और वॉक का होना। कम से कम आपके जिस्म को 1 घंटे की ज़रूरत होती है, चाहे आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम या 1 घंटा लगातार, कि जब आपको वॉक करनी चाहिए। और जब आपकी ब्लड सप्लाई लंग्स में फास्ट मूव करती है तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि मामूली दर्जे के इन्फेक्शंस को आप रेजिस्ट कर सकते हैं और आपकी लंग्स और आपका कार्डियो मेटाबॉलिक सेटअप जो है वो हेल्दी होता है। जो बात आपने कही थी, अगर आप वॉक भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, लाइफ स्टाइल भी गलत है, खाना भी प्रॉपर नहीं खा रहे और उस पर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, शुगर आपको हो चुकी है, ब्लड प्रेशर आपको हो चुका है, तो ये तो अपनी शामत को खुद आवाज़ देने वाली बात है ना भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्बेक्स जी और CSE 1000 भी मुझे आपने दी थी, तो उसके पीछे क्या सबब था? क्या लोग ये खुद से शुरू कर सकते हैं, बेशक उनको कोरोना ना हो, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को महफूज करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए टेस्ट करवाएंगे तो अल्टीमेटली फिर पता लगेगा कोरोना है या नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स को लगता है कि जी वो उसको जो है वो कोई ताकत के सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो उसको क्या करना चाहिए? या इंतज़ार करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता पॉजिटिव हो जाए तो फिर उसके बाद ये दवाइयाँ शुरू करे, दो जिनका मैंने नाम लिया? नहीं, देखिए, जैसे अभी हमारी बात हुई कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी वीक होती है, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, तो हम उसी सूरत में मल्टीविटामिन्स को देना या प्रिस्क्राइब करना पसंद करते हैं। चलते फिरते कोई भी शख्स हिफ्ज़ मा तक़द्दुम पहले से मल्टीविटामिन्स नौजवान उम्र में ले ले तो इसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उसके मुकाबले में बेहतर खुराक, बेहतर ग़िज़ा, बैलेंस डाइट और बेहतर लाइफ स्टाइल को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ओल्ड एज में बुजुर्गों को कहा जाता है वो ले सकते हैं इस तरह की दवाइयाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ में पहले पिछले पार्ट में बात करना मेरी रह गई कि पाकिस्तान में जो वायरस का ट्रेंड आप देख रहे हैं, यानी कि वुहान में जिस वक्त वायरस आया था तो एक ट्रेंड ये था कि कुछ लोगों के मुंह से खून भी आया। इसके अलावा इटली के अंदर कुछ मुख्तलिफ अलामात ऐसी थी जो पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पर जो अलामात हमें नजर आ रही हैं कि लोगों का पेट खराब हो रहा है, लोगों को खांसी उस हद तक नहीं हो रही जिस तरीके से दुनिया में, मतलब इब्तदा में तो पाकिस्तान हुकूमत की जो गाइडलाइन थी कि खांसी हो, आपको तेज बुखार हो तो आप जो है वो फौरी हेल्पलाइन से रुजू करें, लेकिन हमने देखा कि हल्का बुखार, बगैर खांसी के डायरिया की मौजूदगी, जिस्म टूटना, हाथ पांव जलना, ये सारी अलामात तो आ रही हैं, लेकिन अलामात जो हैं वो दुनिया के दीगर खित्तों से मुख्तलिफ हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मरीज आपके पास आ रहे हैं, जिनसे आप राब्ते में हैं, उनको अमूमी तौर पर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और कौन सी अलामात आ रही हैं? देखिए, गले में खराश का आना, मामूली सी खांसी का होना और बुखार का आना, ये तो सबको हो रहा है। तो बाज़ मरीजों में जिस्म बहुत ज़्यादा दुख रहा है और टूट रहा है और सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मगर ये कम तादाद है ऐसे मरीजों की। ज़्यादातर पेशेंट्स वही हैं कि जिनको बुखार 9900 पे रह रहा है
और गले में उनको दुखन है और थोड़ी सी खांसी है। तो ये मेजर अलामात हैं जो हमारे मरीज़ों को हैं। और फिर वही बात, जब ओल्ड एज हो रही है या मज़ीद कोई बीमारियां साथ में, एज़मा है पहले से, लंग्स का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनकी अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। जो पहला हिस्सा था आपकी गुफ्तगू का कि हम फिर वहीं पे बात आएगी कि दो बातें एक साथ महसूस की जा रही हैं, क्वांटिटेटिव इफेक्ट, तादाद में भी वायरस कम आ रहा है, और वायरल स्ट्रेन की जो जीनोटाइप है, जो स्ट्रेन अपने अंदर चेंजिंग्स लाया है पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते और यहाँ के मरीजों में ट्रांसफ़र होते होते, उसकी शिद्दत वो नहीं है जो स्ट्रेन इटली और चाइना में देखा गया था। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि लोग जो है वो हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर नमूनिया की जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है वो लगवा रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता में कोरोना हो भी जाए तो ये वैक्सीन हमें बचा लेगी कि हम जो है वो नमूनिया की तरफ डाइवर्ट ना हो। तो वो वैक्सीन क्या वाकई बचा लेगी, या कोरोना ने अगर नमूनिया करना है तो वो करेगा? नहीं, देखिए, दो चीज़ों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त इस मौसम में अगर कोई रोटा वायरस की और कोई बैक्टीरिया की, किसी भी डायरिया की वैक्सीन लगाना या टाइफाइड की वैक्सीन लगाना शुरू कर देता है तो हम उसको मना नहीं करेंगे, भाई आने वाला मौसम है, टाइफाइड का वैक्सीन लगा लीजिए। इसी तरह अगर कोई नमूनिया की वैक्सीन लगा रहा है तो हम उसको इस बात पे मना नहीं कर सकते कि आप वैक्सीन ना लगाइए, मगर इसका कोरोना के इन्फेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर जाते हैं। आखिरी मुझे बताइएगा कि आप जो है वो नफ्सियाती तौर पर लोग हम ये देखते हैं, मैं खुद महसूस ये करता हूँ कि मैं 28 दिन के एक बंदिश के बाद जब निकला बाहर तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं कर पा रहा जिस तरह से मैं कर रहा था। यानी कि उसकी एक छोटी सी मिसाल लें कि मैंने आप ही के हॉस्पिटल आना था एक्सरे करवाने के लिए, और मैं 2 मरतबा जो है वो गलत रास्ते की तरफ मुड़ गया। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन महसूस हो रहा था जिसका कोई सबब मुझे नज़र नहीं आया। तो क्या ये जो नफ्सियाती दबाव है ये हकीकी होता है और ये डिप्रेशन की तरफ इंसान चला जाता है? इससे बचाव का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, सबसे अच्छी बात जो इसमें समझने की है वो ये है कि जी अल्लाह ताला ने आप को सेहतयाब कर दिया, आपके सिम्टम्स शिद्दत वाले नहीं हैं। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं और जिनको इस वक्त कोरोना हुआ है, एक बहुत बड़ी तादाद है, और उनके अंदर एक घबराहट, खौफ, डर का अंसर मौजूद है। मेरी सबसे पहली दरख्वास्त तो ये है कि जो नेगेटिव सोशल मीडिया की जो भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करिए, और जो भी चीज़ें आपके अंदर ख़ुद एतमादी को डेवलप कर सकती हैं वो करिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब आप आइसोलेट होते हैं तो जो सोशलाइजेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से अकेले में आपके अंदर खौफ व हिरास का अंसर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर, स्काइप के ऊपर और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ गुफ्तगू, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ सोच के, याद करके ऐसे लोगों के साथ बात करिए जो ज़िंदगी को खुशगवार और जिसका जो मुस्बत पहलू है ज़िंदगी का उस पर नज़र रखते हैं, ना कि उन लोगों पे कि जो ज़िंदगी के ख़राब पहलुओं पे नज़र रखते हैं। चुनांचे ऐसे अपने पुराने दोस्तों के साथ, अब तो ऐसे पुराने रिश्तेदारों और दोस्तों को टच करिए, इन दिनों में आप उनसे ताल्लुक़ पैदा करिए जो बचपन से बिछड़े में, और पुरानी यादें ताज़ा करिए ताकि आपके अंदर खुशगवारियत पैदा हो। और ज़ाहिर है दीनी अंसर और जो आपके इबादत का अंसर है वो इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है, और आपके बुज़ुर्गों के साथ आपका रब्ता। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर आइसोलेशन में भी हैं तो कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज आप सुबह उठ के 10 बार ऊपर नीचे करें, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे के बाद। इससे एक तो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छी होगी, और दूसरा जो ये घबराहट और एंजाइटी है इसमें आपको वाज़े तौर पे कमी महसूस होगी। आप यकीन जानिए कि बीमारी नहीं मारती, खौफ मार देता है। तो इसमें खौफजदा होने की मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी यही रीअश्योरेंस दी कि जितने लोग पॉजिटिव आए उनमें से तमाम के तमाम ही ऑलमोस्ट सेहतियाब हो गए और सबके सब ठीक हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला आप ही की फतह होगी, आप ही की सक्सेस होगी। और जो आपने कहा कि जब ज़ाहिर है महीने 20 दिन के बाद एक बंद माहौल से आप बाहर निकलते हैं तो रास्तों का भटक जाना या दूसरे रास्ते पर चढ़ जाना ये बहुत कॉमन है। हम हफ्ता भर दुबई रह के वापस आते हैं, अमेरिका रह के वापस आते हैं, तो हम गलत सड़कों पर चढ़ जाते हैं। तो इसको नफ्सियाती मसला ना लिया जाए, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, किसी के साथ भी हो सकता है। और कोरोना का पेशेंट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तमाम कोरोना के पेशेंट सेहतियाब होंगे और एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मुस्तनिद जवाबात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैं वो तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगा कि जो पिछले 28 दिन के अंदर कोरोना से मुतासिर होने से लेके उससे जो है वो सेहतियाब होने तक मेरे साथ जो कुछ गुजरा, क्या कुछ मैं करता रहा, किस तरीके से मैंने आइसोलेशन की, वो सारा मैं तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
खुदा ना खास्ता वो या उनका कोई प्यारा वायरस से मुतासर हो जाए तो उसको किस तरीके से वक्त गुजारना चाहिए, किस तरीके से आइसोलेशन में वक्त गुजारना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, आपने क्या कुछ किया, वो सारा अपना तजर्बा जो है मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद प्रोग्राम में आगे की तरफ चलेंगे। कोरोना की अलामात क्या है और कैसे जाहिर होती हैं? कोरोना की अलामात के हवाले से इब्तदाई तौर पर जो है वो मुझे 1 मई को बुखार होना शुरू हुआ और बुखार के साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा जिस्म बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है और मैंने इन अलामात के साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की अलामत मुझे नहीं थी, लेकिन मेरे जिन दोस्तों से मेरा रब्ता रहा इस कोरोना के दौरान उनका कहना यह था कि खांसी भी होती है, ड्राई कफ भी होती है और प्रोडक्टिव कफ यानी कि जिसके साथ बलगम आता है वो कफ भी होती है। और इसके साथ साथ कुछ दोस्तों ने बताया कि उनका पेट शदीद ख़राब हुआ था। मेरा पेट ख़राब नहीं हुआ था, मुझे बदहज़मी का मामला था, लेकिन ये है कि कुछ दोस्त जो मेरे राब्ते में हैं उनका कहना था कि उनका पेट बहुत ख़राब हुआ और बाज़ दोस्तों को उल्टियाँ भी आना शुरू हुई। सांस की तकलीफ़ तकरीबन सभी लोगों को थी, किसी को बहुत ज़्यादा रही, किसी को बहुत कम रही और कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो एसिम्प्टोमेटिक रहे थे। उनको इब्तिदा में बुखार हुआ, बुखार के बाद जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट के फ़ौरन अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन जो है वो उनका बुखार उतर गया था और वो एसिम्प्टोमेटिक कहलाने लगे। तो ये सारी अलामात थी। इसके साथ साथ जो है वो इन अलामात में ये होता है कि बुखार पैनाडोल के बाद भी उतरता नहीं है और अगर उतरता भी है तो 99 पर वापस आ जाता है और लो ग्रेड फीवर आपको मुस्तकिल रहता है। दर्द जो है वो मूव करता है मुख्तलिफ जगहों पर, कभी कमर में होगा आपको, कभी बैक में इस जगह पर होगा, कभी पिंडलियों के अंदर होगा, हाथ और पाँव जलने की भी एक शिकायत होगी कोरोना के मर्ज़ के अंदर। और इसके साथ साथ जो है वो आपको ये लगेगा कि आप शायद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, लेकिन इस हवाले से कहा नहीं जा सकता कि आप कितने बीमार हैं, महसूस ये होगा कि बहुत बीमार हैं। एक चीज़ और सबसे अहम है कि कोरोना आपकी उस चीज़ पर सबसे पहले अटैक करेगा जो सबसे ज़्यादा मुतासर आम तौर पर रहती है। जिन लोगों का पेट बहुत ख़राब रहता है उनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिन लोगों का नज़ला ज़ुकाम का मामला रहता है, जिस तरह मेरा था, तो उनको फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। कोरोना आपके जिस्म को मुतासर करेगा, कमज़ोर करेगा और सबसे कमज़ोर चीज़ सबसे पहले मुतासर होगी। आइसोलेशन कब और कैसे इख्तियार करनी चाहिए? आइसोलेशन के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि आइसोलेशन कब इख्तियार की जाए। आइसोलेशन से मुराद ये है कि आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर अलग थलग हो जाते हैं कि जहाँ पर बाकी लोगों का आना जाना ना हो। इससे मुराद ये नहीं है कि आइसोलेशन में आप अपने घर पर चले जाएंगे और घर के दीगर लोगों के साथ रहेंगे, बल्कि उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उनको बीमारी से बचाने के लिए आप उनसे भी अलग हो जाएंगे, एक कमरे के अंदर बंद हो जाएंगे। और उस कमरे में बंद होने के बाद मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो मेरी बीमारी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम घर वालों को इससे महफूज रखा। उनके टेस्ट बार बार होते रहे, 2-3 मरतबा उनके टेस्ट हुए, लेकिन हर टेस्ट में मेरे बच्चे और मेरी जो अहले खाना हैं, दीगर लोग हैं, वो सारे के सारे इससे महफूज रहे। उसका सबब यही था कि 1 मई को जिस वक्त ऑफिस में मुझे महसूस हुआ कि सिम्टम्स, में खामोशी से गाड़ी चला कर आया और अपने घर में एक कमरे में बंद हो गया। और बंद होने के बाद टेस्ट कराने से ले के टेस्ट के नेगेटिव आने तक, टेस्ट के पॉजिटिव होने से टेस्ट के नेगेटिव आने तक मैंने तमाम मराहिल में अपने आप को कमरे में बंद ही रखा है। और अपने कपड़े जो थे वो मैंने एक साइड पर जमा कर लिए और उनको मैं धोने के लिए बाहर नहीं भेजता था क्योंकि उनके साथ वायरस जाने का एहतमाल था। बर्तन मैंने डिस्पोजेबल इस्तेमाल किए बजाय इसके कि वो बर्तन आते बाहर जाते, किसी को वायरस उससे लगता। इसके साथ साथ पानी की जो बड़ी बोतलें थीं वो मेरे कमरे के अंदर महफूज थी और वो बोतल खाली होती जाती थी और उसको मैं एक साइड में रखता था। इसके अलावा टीवी, इबादत की अशिया, कुरान शरीफ, किताबें, वो जो आपकी सहूलत हो उसके मुताबिक होगी। मोबाइल चार्जर ज़ाहिर है कि आप भूलेंगे नहीं क्योंकि मोबाइल आपने चार्ज करना ही है। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो चीज़ एक दफ़ा आपके कमरे में आ जाएगी, आपके वॉशरूम में आ जाएगी, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरे लोगों को वायरस से बचाने के लिए उन चीज़ों को आप कमरे से बाहर नहीं निकालेंगे। शावर से नहाने के बजाय मैं रोज़ाना बाल्टी से नहाता था। उसकी वजह यह थी कि बाल्टी के अंदर एक जो उसका ढक्कन होता है डेटॉल का, वो मैं पानी के अंदर मिलाया करता था कि जिससे मेरा ख्याल है कि जिस्म के बाकी जरासीम जो है वो मर जाते हैं, जो सपोर्टिंग में कोरोना की वजह से चूँकि आपका जिस्म कमज़ोर होता है तो जिन्होंने आपके जिस्म को कमज़ोर करना होता है। एक चीज़ और ये है कि इस दौरान आप खुश्क मेवे अपने साथ कमरे में रख सकते हैं क्योंकि भूख के औकात आपके घर वालों से मुख्तलिफ होंगे। आपको रात में नींद अगर नहीं आ रही है तो आप भूख लग रही होगी, बजाय इसके कि आप फ्रिज में जाएँ, वहाँ से कुछ उठा के लाएँ। बेहतर है कि कमरे के अंदर ही ऐसा इंतज़ाम हो। इलेक्ट्रिक केटल मेरे पास मौजूद थी कि जिसके अंदर जो शांदा बनाया मैं करता था, साथ उसके अदरक, दालचीनी और कलौंजी और इस तरह के दीगर जो टोटके होते हैं जो लोग मुख्तलिफ बताते हैं, बजाय इसके कि बाहर से बन कर आए, बेहतर है कि वो चीज़ आप खुद करें।
यखनी मुझे बनकर आया करती थी, डिस्पोजेबल कप में चाय आया करती थी, जो सारी चीज़ें जो है वो वहीं पे रहा करती थी। बिस्तर की चादरें ज़रूर तब्दील करें, 2 रोज़ बाद तब्दील करें, 1 रोज़ बाद तब्दील करें, 3 रोज़ बाद तब्दील करें। तौलिया आपका अलग होना चाहिए, तौलिया कोशिश करें बाहर ना जाए। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए, एंजाइटी से बचाने के लिए रोज़ाना जो आपका रूटीन था उसके मुताबिक उठें, तैयार होकर बैठने की कोशिश करें। अगर कुछ काम कर सकते हैं, आपकी तबीयत बेहतर है तो कुछ काम कर लें, किताबें पढ़ लें, टीवी देखना है टीवी देख लें, कुरान शरीफ पढ़ना है कुरान शरीफ पढ़ लें, इबादत कर सकते हैं इबादत कर लें, लेकिन कम से कम रोज़ाना नहा धोकर तैयार होकर कपड़े चेंज करके ज़रूर बैठें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका डिप्रेशन की तरफ जाने का खतरा है। अगर हमें कोरोना हुआ तो क्या हुकूमत तंग करेगी? हुकूमत तंग तो नहीं करेगी। इस हवाले से मैं अपना तजर्बा अगर शेयर करूं तो हुकूमत सिंध की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं कराची का रिहायशी हूं, तो सिंध हुकूमत आपको तंग नहीं करेगी, बल्कि वो आपसे ताउन करेगी। ताउन ऐसे करेगी कि आप टेस्ट के लिए ज़ाहिर है किसी लेबॉर्ट्री बार बार नहीं जा सकेंगे। आपके घर वालों का टेस्ट जो है वो करवाने का आपको एक मसला आएगा, क्योंकि घर में भी लोगों को नफ्सियाती दबाव की वजह से ऐसा महसूस होगा कि उनको भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो टेस्ट उनके सिम्टम्स और उनके नफ्सियाती दबाव को कम करने का सबब बनता है। तो सिंध हुकूमत को जब आप इन्फॉर्म करेंगे तो उनकी टीम आएगी घर पे, आपके घर वालों का, आपका और तमाम लोगों का जब ज़रूरत पड़ेगी वो सैंपल लेकर जाएंगे, आपको रिपोर्ट से आगाह करेंगे। इसके अलावा मुझे, चूँकि मैं साउथ ज़िले के अंदर रहता हूँ, कराची का ज़िला जनूबी है, तो यहाँ से कमिश्नर ऑफिस से मुझे कॉल आया करती थी हर 4-5 दिन बाद, जो मेरी तबीयत पूछा करते थे, घर में दीगर लोगों की तबीयत पूछा करते थे, और इसके साथ साथ वो पूछते थे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे एक दोस्त जिनके 77 साल वालिद भी कोरोना से मुतासिर थे, उन्होंने बताया कि उनके वालिद को सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, तो सिंध हुकूमत की टीम आई, डाउ मेडिकल कॉलेज का जो ओझा कैंपस है वहाँ पर उनके वालिद को ले जाया गया। वहाँ पे उनका एक्सरे हुआ, CT स्कैन हुआ, उनके चेस्ट में इन्फेक्शन था, उसके हवाले से दवाई तजवीज़ की गई और उनको घर वापस भेज दिया गया। इस सारे सिस्टम के अंदर वो कहता है कि मैं चूँकि साथ साथ था, एक फासला रखकर साथ था, एम्बुलेंस में तो नहीं बैठ कर गए थे, वो खुद गए थे। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे जो है वो हुकूमत को बताने का फ़ायदा ये हुआ है कि तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं और मेरे वालिद की केयर इस तरीके से की जा रही है कि जैसे उनका पूरा एक स्केड्यूल बना हुआ हो। तो इस हवाले से घबराने के बजाय जो भी आपका करीबी ज़िला है, जो भी DHO है, मेरा DHO साउथ था, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साउथ था, जनूबी था, मैंने उनको बताया था, और वहाँ से उसके बाद जो है वो मुझे एक अच्छा प्रोटोकॉल मिला जिसमें टेस्ट की सहूलत से लेकर रोज़ाना मेरी तबीयत के मुतालिक भी मालूम करना था। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बताना जो है वो नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है, और इससे आपको सहूलत मिल सकेगी खुदा न खास्ता अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है। आइसोलेशन के दौरान किन अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए? लोग कोरोना के इलाज के हवाले से भी सवाल करते हैं। कोरोना के इलाज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मैंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, लेकिन एंटीबायोटिक का नाम बवजह मैस्लिन लेरा के मालिज के मशवरे से आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका सबब सिर्फ ये था कि डॉक्टर का ख्याल था कि कोरोना से चूँकि मेरी इम्यूनिटी मुतासर होगी, तो इम्यूनिटी के मुतासर होने के दौरान जो बैक्टीरियाज जो जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं वो कहीं मेरे फेफड़ों पे हमला करके मेरे किसी मर्ज़ को मज़ीद ख़राब ना करें। तो एंटीबायोटिक मैंने 5 दिन इब्तिदा में इस्तेमाल की थी, जो मॉलिज के मशवरे से आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोक्विन मैंने इस्तेमाल की, जिसका काम ये है कि वो मेरे क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि जो मेरा इम्यून सिस्टम है उसको इस हद तक एक्टिव कर दिया जाता है। बाज़ दफ़ा कोई वायरस आ जाए, कोई जिस्म के ऊपर हमला हो जाए, तो वो इस हद तक एक्टिव हो जाता है कि वो मेरे ही आज़ा के ऊपर हमलावर होता है। उससे बचाने के लिए एक आर्थराइटिस नाम की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवा है हाइड्रोक्लोरोक्विन, जिसका सदर ट्रंप ने भी मशवरा दिया था। मैंने 5 दिन वो इस्तेमाल की, लेकिन वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी जब तक आपका मौलिज इस हवाले से ना कहे, क्योंकि उसके इस्तेमाल को अब फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदेह करार दिया जा रहा है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन मैंने तो इस्तेमाल कर ली क्योंकि वो दिल की धड़कन को बेतरतीब करती है, और जिस एंटीबायोटिक का मैं तस्करा कर रहा हूँ उसके साथ मिलकर ये और ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसका नुकसान देखते हुए इसको WHO से लेके अमेरिका तक और पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल से इसको मना किया जा रहा है। तो इस हवाले से आपने इसका इस्तेमाल जब तक नहीं करना कि जब तक आपका मौलिज जो है वो इस हवाले से आपको आगाह ना करें। 3 चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। उसमें यह है कि विटामिन D का एक इंजेक्शन जो है वो मुझे हर हफ्ते डॉक्टर ने कहा था कि आप इसको चम्मच में डाल के पी लें, वो आप पी सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हफ्ते से कम में ना पीजिएगा क्योंकि टॉक्सिक हो जाता है। इसके अलावा विटामिन C के लिए, कैल्शियम के लिए CAC 1000 आती है, एक गोली जो पानी में डाली जाती है, वो आप पी सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर के मशवरे की शायद ज़रूरत ना हो। इसके अलावा जिंक सरबेक्स Z जो है वो मैं इस्तेमाल करता था रोज़ाना 1,
वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका भी जो है वो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर से आप मशवरा कर लेंगे तो हो सकता है आपकी किसी हेल्थ कंडीशन के हवाले से डॉक्टर आपको कुछ और तजवीज़ करे कि आप ये ना लें और इसके बदले ये ले लें, लेकिन डॉक्टर से मशवरा इसका ज़रूर करें। जो कैल्शियम और विटामिन्स हैं इसके हवाले से भी मशवरा कर लें, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा किसी दवाई के साथ मिलकर एक रिएक्शन पैदा कर देती है। तो किसी चीज़ को भी इंटरनेट से पढ़ने के अलावा डॉक्टर से लाजमी उसका मशवरा कर लें, और डॉक्टर का मशवरा यकीनन आपके लिए सेहतमंद ज़्यादा साबित होगा। इसके अलावा देसी टोटकों की अगर बात करें तो जोशांदा कोशिश करें रोज़ाना पी लें, यखनी 3-4 दफ़ा दिन में पी लें, फ्रूट्स अगर खा सकते हैं तो खा लें। इसका कोई वायरस है, वायरस का कोई इलाज नहीं होता। बैक्टीरिया का इलाज एंटीबायोटिक के अंदर होता है, लेकिन वायरस का कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि जिसको आप कहें कि मैंने ये दवाई खाई और इससे मेरा वायरस ख़त्म हो गया। कुछ चीज़ें तजवीज़ की जा रही हैं जो एबोला वायरस के अंदर दी जाती थी, लेकिन वो पाकिस्तान में फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है, और उनका असर भी 30 से 40% है। किसी ख़राब कंडीशन के मरीज़ को थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाता है। वरना इस वक्त दुनिया में आप ये कह सकते हैं कि वायरस अपना उम्र पूरी करने के बाद ही आपकी जान छोड़ेगा। वायरस ने किसी दवाई के नतीजे में ख़त्म नहीं होना। तो जो इलाज किया जाता है वो सिम्टम्स का किया जाता है कि अगर आपको बुखार है तो पैनाडोल दी जाती है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, अगर आपको कोई और तकलीफ इस दौरान हो रही है तो उस तकलीफ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ और ये कीजिएगा कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना हो गया है तो अपने आप को जितना टाइम आप बैठ सकते हैं ज़रूर बैठें, जितना टाइम आप चल सकते हैं ज़रूर चलें। बहुत ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेटने की भी ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन के दौरान मुमकिन एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं? एहतियात के हवाले से कोरोना में अगर आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो चुका है तो एहतियात अब आपने दूसरों को बचाने के लिए करनी है। अगर आप आइसोलेट हैं तो ये आप अपने लिए आइसोलेट नहीं हैं, ये आप उन लोगों को बचाने के लिए जो आपसे मुतल्लिकीन हैं, जिन्होंने आपका ख्याल करना है, जिन्होंने आपसे मोहब्बत करते हुए आपको जो है वो दवाई और दीगर चीज़ें पहुंचानी है, तो उनका ख्याल करने के लिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों का ख्याल करने के लिए आपने इस दौरान निकलना नहीं है, आइसोलेट रखना है। इसके अलावा जो ख्याल करने की चीज़ें होती हैं कि कोरोना से एहतियात कैसी की जाए, ज़ाहिर है कि उसका वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता महसूस होता है कि ख़त्म होता जा रहा है। एहतियात ये करनी है कि मास्क लगा कर निकलें, हाथ साफ़ करते रहें। सतह के ऊपर इसके रहने के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं कि बजाय इसके कि आप नफसियाती हो जाएं और जगह को हर वक्त साफ़ करते रहें, उसको साफ़ ज़रूर करें। ज़्यादा चीज़ ये है कि आपका जब लोगों से कांटेक्ट होगा तो किसी के मुंह से निकलने वाला जो ड्रॉपलेट है, जो छींक है, या बोलने के नतीजे में जो मुंह से बुखारात ज़र्रात खारिज होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। आपको फौरी तौर पर जो है वो उससे वायरस लगने का ख़तरा है, तो उससे बचने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बड़ी वजाहत है WHO की तमाम गाइडलाइन के अंदर कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन का नहीं करना, सफाई कैसे करनी है। सफाई के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूं कि डिटोल और ब्लीच को, जो स्प्रे वाली गन होती है इस्त्री करने से पहले, उसमें अगर एक एक डब्बी आप मिला लेंगे, उसका एक एक ढक्कन मिला लेंगे, तो वो स्प्रे किसी भी चीज़ को, कोई भी किस्म का वायरस हो, उसको मारने के लिए हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल होता है, आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन WHO ने अभी एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें उसने बताया कि ये जो डिसइंफेक्शन स्प्रे हम अपने ऊपर करते हैं ये नुकसानदेह हो सकता है। इसके जो गेट्स बन रहे हैं उसके हवाले से भी कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है कि उसका क्या फ़ायदा है, उसका नुकसान ही है। कोरोना ने शुआओं से नहीं फैलना, कोरोना ने किसी कोरोना के मरीज़ को देखने से नहीं फैलना, कोरोना ने हाथ से निकल कर किसी दूसरे के पास नहीं चले जाना। अगर हाथ साफ़ होंगे तो ज़ाहिर है कि कोरोना जो है वो उन हाथों के ज़रिए किसी को लग नहीं जाएगा। कोरोना ने सांस के ज़रिए, नाक, कान, गले के ज़रिए ही आपके जिस्म के अंदर जाना है, आपके गले में रहना है, और उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड है उसका 5 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का, जो भी आपकी जिस्म के हिसाब से हो। उसके बाद कोरोना ने आपको मुतासर करना शुरू करना है। यह आपकी इम्यूनिटी को तबाह कर देगा। और कोरोना के बाद भी, आज 30-31 दिन गुजरने के बाद भी, मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे फौरी तौर पर बुखार आ लेता है, जिसका मतलब ये है कि मैं इस कदर कमज़ोर हो चुका हूँ कि फौरी तौर पर काम करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इससे अपने आप को महफूज रखें और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से वायरस से मुतासिर होने से लेके तो वायरस के अख्ताम तक मैंने अपना वक्त किस तरह से गुजारा। उससे पहले एक माहिर अमराज खून से हमने आपकी गुफ्तगू कराई। सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। बस कहना आपसे ये है, एक मैसेज आपसे ये देना है कि ये बहुत तकलीफ दे अमल है, इसलिए अपना ख्याल रखने, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप में कोई अलामात हों
तो टेस्ट अपना ज़रूर कराएं। ये मत सोचें कि टेस्ट कराएंगे तो शायद आपके साथ ऐसा हो जाएगा, शायद वैसा हो जाएगा, या किसी आप नफ्सियाती दबाव में आ जाएंगे। बल्कि टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपके प्यारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, आपके प्यारों को उस बीमारी से बचाया जा सके, आप आइसोलेट हो जाएं। आइसोलेट होने के साथ साथ टेस्ट कराएं ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज़ का जो है वो इलाज कर रहे हैं। ये आम खांसी, नज़ला, बुखार, ज़ुकाम नहीं है, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। ये आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे डरना नहीं है। अगर आप में ताकत रहेगी इससे लड़ने की, एक फ़ौज की तरह, जिस तरह से एक फ़ौज किसी जो है वो महाज पर जाती है, एक जज्बे के साथ जाती है, तो अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना हो भी जाए, आपके किसी प्यारे को कोरोना हो भी जाए, तो घबराना नहीं है। आपके सामने मैं मौजूद हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हज़ारों लोग मौजूद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, जो सेहतयाब हुए हैं, एक आम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं है, इसका मुकाबला करना है, एक फ़ौज की तरह डट कर इसका मुकाबला करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।